तकलीफ होती है। तो जब इंग्लिश में स्विच हो जाऊं तो माफ करना। आई विल ट्राई टू कम बैक टू हिंदी एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपसे 5 चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा। एक, मेरा थोड़ा बहुत परिचय आपको दूंगा। उसके बाद ओबीसी की जो समस्याएं हैं, जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, पढ़ा है, लेकिन उतनी ऊंडाई से मुझे समझ नहीं है, तो उसकी थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद दो मुख्य चीजें हमारे दिमाग में लगी पड़ी है। एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हमारी डेमोक्रेसी। कैसे इन दोनों पर अटैक किया जा रहा है और कैसी हालत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और हमारी डेमोक्रेसी की, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूंगा कि आज दुनिया कैसे बदल रही है। ये दुनिया बदल रही है मेनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, हाइपर कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे सबके लिए खड़ी हो रही है। और आखिरी में मेरे विचार में आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए हम सबको साथ मिलके एक नया दौर, नया विचार और नई दिशा। सो आपसे इजाजत लेके मैं इन 5 चीजों पे थोड़ी चर्चा करूंगा। उसके बाद अगर आप इजाजत देंगे और ओम सुधा और डॉक्टर उदित राज को मंजूर हो, तो आई विल आंसर सम क्वेश्चंस। सर, प्लीज, सुन अच्छा, रहे हैं सर। बराबर सुनाई दे रहा है ना? जी जी, बढ़िया आ रहा, ऑडियो वीडियो दोनों। अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं। थैंक यू। सो पहले मैं आपको परिचय दूं। मेरा मेरा जन्म एक कारपेंटर, लुहार, जैसे हम गुजराती में लुहार सुथार कहते हैं, वो फैमिली में उड़ीसा में 1942 में हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश राज था। हमारे पिताजी गुजरात से काम ढूंढने के लिए उड़ीसा आए थे। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 4 किताब तक पढ़े थे। उनके 2 भाई थे जो पूरी जिंदगी तक न कुछ लिखना सीखे, न कुछ पढ़ना सीखे। हमारे दादा खेती बाड़ी करते थे गुजरात में, सौराष्ट्र में। हमारी फैमिली में 8 भाई बहन थे। हम 3 भाई और 5 बहनें। और एक छोटे से गांव में उड़ीसा में टीटिलागढ़ में हमारा जन्म हुआ। उस वक्त आजादी का माहौल चल रहा था। बहुत आशाएं थी लोगों के मन में कि देश आजाद हो जाए तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारे घर के सामने एक मुस्लिम फैमिली रहता था। उनके अलग में सरदार जी थे, बाजू में उनकी
दूसरी साइड में एक मारवाड़ी फैमिली थे, जैन। और हमारे पीछे ओडिया ट्राइबल लोग रहते थे। हम सब हिल मिल के रहते थे। न किसी ने कभी सोचा कि क्या उनकी जात है, क्या उनका धर्म है, कौन भाषा वो बोलते हैं, क्योंकि सब आजादी में मशगूल थे। हमारे घर में 5 तस्वीरें बड़ी लगी हुई थी। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। बचपन से हमें सिखाया गया था कि गांधी देश के पिता हैं, और गांधी जी के जो विचार हैं उन विचारों से चलना है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रीडम, ये छोटी छोटी चीजें हमको समझाई जाती थी। घर में उसकी बात होती थी, पड़ोस में लोग भी वही चर्चा करते थे। और जब देश आजाद हुआ तो हमारे पिताजी को एक ऐसा विचार आया कि हम भी हमारे बच्चों को बहुत पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए गुजरात भेज दिया, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं थी हमारे लिए। सो हम 4 किताब तक घर में पढ़े, और 5वीं किताब में हम गुजरात बोर्डिंग स्कूल में चले गए, जो गांधी विचारधारा पे चलती थी, सरदार पटेल के गांव के पास। वहां मैं और मेरे बड़े भाई, 3 साल हमसे बड़े थे, मैं था 9 साल का, भाई थे 12 साल के, 1,000 माइल उड़ीसा से हम बोर्डिंग में चले गए। वहां सीखा डिसिप्लिन, एथिक्स, मॉरल्स, गणित, साइंस। और वो भी सीखा कि लोगों के साथ, अलग अलग के विचार के लोगों के, स्टूडेंट से कैसे रह सके। हर साल में 2 दफा घर आते थे उड़ीसा। वहां से फिर बड़ौदा गए। बड़ौदा में फिजिक्स की डिग्री ली। उसके बाद मास्टर्स किया फिजिक्स में। और एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्रेसिडेंट कैनेडी ने सोचा है कि चंद्र पे मानव को ले जाएंगे। हम यंग थे, बड़ा अजीब लगा हमें, रोमांटिक लगा। तो हमने सोचा हम भी अमेरिका जाएंगे। हमारे पास तो पैसे थे नहीं। हम ट्यूशन पढ़ाते थे लोगों को, उससे थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। पिताजी के पास तो पैसे थे नहीं। तो फिर हमने उड़ीसा गवर्नमेंट से 3,000 रुपये की ग्रांट ली, स्कॉलरशिप। वो हमने भर दिए फिर, और बोट लेके हम आए अमेरिका इन 1964, जस्ट अबाउट 60 years ago। मुंबई से कराची, कराची से एडन, एडन से इजिप्ट, इजिप्ट से नेपल्स, नेपल्स से जिनोवा। इटालियन बोट थी, लॉयड ट्रेस्टिनो। जिनोवा से ट्रेन ली लंदन तक, लंदन से प्लेन लिया न्यूयॉर्क तक, और फिर न्यूयॉर्क से बस ली शिकागो तक। और शिकागो पहुंच गए। न तो कुछ पता था, न कुछ देखा था जिंदगी में। एक छोटे गांव के कारपेंटर के बच्चे हिम्मत करके पहुंच गए यहां। यहां फिर पीएचडी फिजिक्स की वजह हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया।
बिजनेस शुरू किया। हमारी गर्लफ्रेंड थी इंडिया में, उनको यहां बुलाया, शादी की, धंधा किया, और बाय एक्सीडेंट टेलीकम्युनिकेशंस में जॉब मिला 65 में। दोज वर द अर्ली डेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सो बहुत सारे पैटेंट मिले। और जब हमने धंधा 1979 में एक कंपनी को बेचा, रॉकवेल इंटरनेशनल को, जो कंपनी स्पेस शटल बनाती थी, स्पेस व्हीकल, सब उनके वाइस प्रेसिडेंट बने। लेकिन जैसे थोड़े बहुत पैसे बनाए, तो हमने सोचा हम हमारे पिताजी और माताजी को ताजमहल दिखाने ले जाएंगे। सो हम आए इंडिया, ताजमहल होटल में खरीदे रहे, क्योंकि हमने कभी दिल्ली पहले नहीं देखा था। फिर हमने ट्राई किया हमारी वाइफ को टेलीफोन करने के लिए, लेकिन टेलीफोन लगा नहीं। वो ऐसा जमाना था 1979-80 में कि इट यूज टू टेक 10 years टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन। देश में बहुत कम फोन्स थे। हम जब इंडिया में थे, हमने कभी फोन नहीं यूज किया था, क्योंकि हमारे पास फोन था ही नहीं। और जिसके पास फोन था, वो इतना अमीर था कि हमारा दोस्त ही नहीं हो सके। सो हमने पहली दफा टेलीफोन अमेरिका में आने के बाद डायल किया। सो उससे हमें पता चला कि टेलीफोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और देश को सबसे जोड़ने के लिए गांव गांव में टेलीफोन लगाने चाहिए। जब मैंने देखा कि यहां का टेलीफोन नहीं चलते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक विचार आया कि हम नेक्स्ट 10 years इंडिया की टेलीफोन के काम में लग जाएंगे। हमें पता नहीं था कि इसके लिए क्या करना चाहिए। किसी ने बताया कि हमें मिसेस इंदिरा गांधी को मिलना चाहिए। हम इंदिरा गांधी से मिले, उन्होंने हमें 1 घंटा दिया। उस वक्त हम पहली दफा राजीव गांधी से मिले। दिस वॉज 1980। हमने मिसेस गांधी को बताया कि टेलीकॉम एंड आईटी विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। सो हमें एक मौका दीजिए, हम देश को डिजिटल कम्युनिकेशन में ले जाएंगे। हमें ना कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना कोई फॉरेन कंपनी की जरूरत है। हम ये सब चीजें इंडिया के यंग लोगों से मदद लेके करेंगे। लेकिन हमें चाहिए 36 करोड़, 3 साल, और 500 इंजीनियर्स। हमें ना चाहिए तनख्वाह, हमें ना चाहिए तुम्हारा टाइटल। हमें एक मौका दीजिए। तो मिसेस गांधी ने हमें यह मौका दिया। उनकी मीटिंग के बाद तुरंत वेंकटरामन, जो फिर प्रेसिडेंट थे, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने बुलाया। प्रणब मुखर्जी थे, अर्जुन सिंह, सीपीएन सिंह, संजीवी रेड्डी, संजीवी राव, सॉरी नॉट रेड्डी, संजीवी राव, ही वॉज ए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब ने साथ दिया, और 3 साल के बाद इंडिया ने सी डॉट लगाया, जिसमें 500 आईआईटी और दूसरी यूनिवर्सिटी से यंग इंजीनियर्स आए। उनकी मदद से और राजीव गांधी के पॉलिटिकल विल से हम सब ने मिलकर इंडिया के लिए टेलीफोन एक्सचेंजेस बनाए। उसके बाद राजीव गांधी से थोड़ी बहुत पर्सनल दोस्ती हुई। उन्होंने हमारे पे विश्वास रखा, हमें साथ दिया।
फिर हमने काम शुरू किया उनके साथ टेक्नोलॉजी मिशन में, लिटरेसी, इम्यूनाइजेशन, कुकिंग ऑयल, ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क प्रोडक्शन एंड टेलीकॉम। ये 6 चीजों पे हमने काम शुरू किया। फिर हम टेलीकॉम कमीशन के चेयरमैन बने, क्योंकि ऐसा लगा कि जो हम नहीं बनेंगे चेयरमैन तो हमने जो सब काम किया है उसका उपयोग सरकार नहीं करेगी, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाज स्टिल इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग imported equipment, and we were going to produce this rural exchange using Indian production। तो हमारा काम था गांव गांव को जोड़ने का, हमारा काम था पब्लिक एसटीडी पीसीओ लगाने का, हमारा काम था टेलीफोन एक्सेस बढ़ाने का, नहीं कि टेलीफोन डेंसिटी बढ़ाने का। ये सब नए विचार थे उस वक्त, और उस वक्त सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स बहुत नए थे। सो राजीव गांधी के सपोर्ट से हम लोगों ने सबने सोचा कि रेलवे को कंप्यूटराइज किया जाए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर शुरू किया जाए। जब रेगन ने डिसाइड किया कि वो हमें सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, तो हमने सोचा हम लोग खुद सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। तो हमने पुणे में, देश ने शुरू किया सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। बहुत सारा काम उस वक्त टेक्नोलॉजी के विषय में शुरू किया गया। तो जब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ 70 ईयर्स में, उन्हें कोई पता नहीं कि हमने सब बीज बोए, टेलीकॉम के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, मिल्क प्रोडक्शन के, इवन वैक्सीन के। आज हमारे वहां पोलियो नहीं है बिकॉज वी हैड ए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन। सो बहुत सारे सीड्स प्लांट किए गए उस वक्त। हमें किसी ने नहीं कहा कि हम ओबीसी हैं, हमें कभी पता भी नहीं चला कि हम ओबीसी के लड़के हैं। हमें याद है एक दफा हम जैल सिंह के साथ थे, वो जब प्रेसिडेंट थे, उनके घर पे हम दोनों बात कर रहे थे, वी वर हैविंग टी। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिट्रोडा जी, आप भी बढ़ाई के सन हैं और हम भी बढ़ाई के सन हैं। तो मैंने कहा कि सर, जीसस क्राइस्ट भी बढ़ाई के सन थे। हमारा काम है आगे देखना, हम पीछे नहीं देखते। पीछे जो हुआ उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल भविष्य के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी की हत्या हो गई, हमें हार्ट अटैक हुआ, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, मंडल कमीशन का बड़ा जोर चला। हम उस वक्त वीपी सिंह के साथ काम करते थे, टेलीकॉम कमीशन के चेयरमैन थे। हमारे साथ 550,000 एम्प्लॉयज थे, 27 यूनियंस थे। लेकिन हमें लगा कि ये वक्त आ गया है कि हमें यहां से आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम वीपी सिंह के साथ रहे, चंद्रशेखर के साथ रहे, नरसिंह राव के साथ रहे, देवी गौड़ा के साथ रहे, और जब इंदिरा गुजराल आए तो हमने पूरा सब काम छोड़ दिया वहां से। फिर हम चले गए, शिकागो वापिस आ गए, वहां से लंदन में एक बैंक के चेयरमैन बने, छोटी इन्वेस्टमेंट बैंक, टेलीकॉम के लिए। और फिर जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो हम फिर वापिस आए नॉलेज कमीशन के लिए, इनोवेशन काउंसिल, डिजिटल इंडिया। तो हमें बहुत सारा मौका मिला इंडिया में काम करने का।
हम राजीव गांधी के, मनमोहन सिंह के, कांग्रेस पार्टी के बहुत बहुत आभारी हैं और देश के लोगों के बहुत आभारी हैं कि उन्हें हमें मौका दिया, साथ दिया और हमें कुछ संतोष हुआ कि हमने देश को जोड़ने में थोड़ा बहुत काम किया। एक ओबीसी की कम्युनिटी की तरफ से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कम हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास दूसरे लोगों की तरह ज्ञान नहीं है। ये जो इतिहास में हमें सिखाया गया है कि ओबीसी हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड, विच इज ट्रू, वी ऑल एग्री। Many of my friends tell me that we have not been given right opportunity. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी भी हमारे देश में 60% जो ओबीसी हो तो 60% रिप्रेजेंटेशन न तो पार्लियामेंट में है, न एडमिनिस्ट्रेशन में है, न जुडिशरी में है, न बिजनेस में है, न एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। सब जगह जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। विमेन का भी नहीं है और ये एक विचारजनक बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाता है, बताता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से कि डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड। बहुत कम चर्चा होती है विषय के बारे में, पार्लियामेंट में बहुत कम चर्चा होती है। उदित राज आपको बताएंगे उसके बारे में, मैंने उनको बोलते सुना है बहुत दफा। और हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड, institutions have been captured, whether it is ED, CBI, income tax, to some extent even judiciary. People are not happy with the party line some people draw. Civil society has been basically choked. So there is very little participation in the community by civil society. All big funds are handled by Prime Minister's fund. Even civil society people are harassed for income tax violation, foreign exchange regulations. हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो एनजीओ चलाते हैं, वो हमें हर वक्त कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में हम बहुत परेशान हो गए। एट द सेम टाइम साइंटिफिक माइंडसेट चला गया है। लोग रैशनली विचार नहीं करते। आप टेलीविजन पे देखिए जो डिबेट चलता है वो बिल्कुल तू मैं का झगड़ा ही होता है। न एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, कोई सिविलाइज कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है। जो एंकर होते हैं वो भी एक व्यू पॉइंट अपना खुद लेके आते हैं और वही वो ऐसी तरह ट्विस्ट करके पूछते हैं कि आपकी बात सुनाई ना दे। There is polarization in politics. Society is being divided based on caste, religion, language, food you eat. And this is not the kind of India we all had dreamed of. Growing up, we had dreamt of India that is for everybody.
with respect for diversity, justice, equity, inclusion, equality. These were the Gandhian thoughts and the idea of India that we were growing up with. So when we see what is happening today, it hurts us. So we are at a crossroad right now. Either we go BJP way, where people will build Hindu Rashtra and everybody else will be marginalized, or we capture the destiny of India and decide to put India on the right path, which is vibrant democracy, diversity, focus at the bottom of the economic pyramid, working from the bottom up to build economy and not from top down, focus on small and medium scale industry, decentralize at district level, and give enough importance to large mass of people who belong to OBC and others. ये डिमांड बहुत साल से चल रही है, लेकिन पता नहीं कितनी सक्सेस हमें मिली है। इसलिए जब हम देखते हैं कि दुनिया बदल रही है बिकॉज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी, हमें एक नई आशा दिखाई दे रही है। अभी दुनिया में सब जगह हाइपर कनेक्टिविटी इज चेंजिंग एवरीथिंग। For the first time in the human history, we are all connected. It never happened before. All 8 billion people are connected to each other. The key question is, what does this connectivity mean? In a connected world, should we think of the methods of the past, or should we think about the methods of the tomorrow, future, innovation, new horizon, new way of doing things? Hyperconnectivity is all about group of technologies, whether it is fiber optics, satellites, computers, smartphones, robotics, sensors, AI. ये सब चीजों से एक नई दुनिया बन रही है। इस दुनिया में ओबीसी का रोल क्या होगा, ये प्रश्न हम पूछते हैं हमसे। तो हमें दिखाई दे रहा है एक नया भविष्य ओबीसी के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि हाइपर कनेक्टिविटी इज ऑल अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, decentralization of implementation, demonetization of services. It is about communication, content, context, curation, and it is about really empowering people. अभी तक क्या था कि knowledge was locked up in libraries, in big universities, in India in Pandits. Now, they have no monopoly over knowledge. You can go on internet, learn anything you want to learn, whenever you want to learn. To learn, you don't need a teacher anymore. Gurus have a different meaning. Your parents could be your gurus. Your neighbor could be your guru. You don't need to really go to school, according to me, or college. If you are motivated, you really need 3 things to learn: motivation, time, and content. Are you willing to spend time to learn what you need to learn? Whether it is math,
physics, Sanskrit, whatever. If you're disciplined, if you're motivated, you can go far beyond what is being taught in schools. This has a whole different meaning to the workforce of tomorrow. हमने सीखा हमारी लाइफ से कि नॉलेज इज एम्पावरिंग, नॉलेज इज रीडिफाइनिंग. सब लोग भूल गए कि हम कारपेंटर के बच्चे हैं. वो समझते हैं हम कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं. We all need to focus in OBC community to acquire knowledge on our own. We need our children to be educated. जब मैं आया यहां पे 64 में, उसके बाद एक करके एक हमारे सब भाई बहनों को हम यहां ले आए. सब ने पढ़ाई की, कोई मैथमेटिशियन है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं. हम सब 7 भाई बहनें यहां हैं. सबके बच्चे, हमारी फैमिली 5-6 डॉक्टर्स हैं, बाकी इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं. उनके सबके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं. सो हमारी फैमिली में यहां पे 100 लोग हैं, 100 in the US. This is my direct family, brothers and sisters, and their children and their children. Everybody is into education, education, education. Because education is empowering. Education is liberating. हमें यहां आना पड़ा उस वक्त क्योंकि इंडिया में उस वक्त इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. अब तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं. लोगों को प्रदेश जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में भी इतना काम है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड. टेक्नोलॉजी हैज बिकम परवेजिव. हमारे जमाने में हमने कभी रेफ्रिजरेटर नहीं देखा था, टेलीविजन नहीं देखा था ही नहीं. अब सब चीज इंडिया में एक्सेसिबल है. सो एक तरफ से इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है, इंडिया में टैलेंट की जरूरत है. और इफ वी ऑल फोकस ऑन एजुकेशन, 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 we can transform the entire community. For this, if government helps, fine. If government doesn't help, we still have to educate our children and their children. Abhi tak you needed a lot of money to get knowledge. Now you can get knowledge almost free and create wealth out of knowledge by starting businesses, improving your profession, getting better skills. And every skill you want is available today on internet, on cell phone. So we have to think of the world of tomorrow and not world of yesterday. Unfortunately, हमारे देश में इतिहास की बड़ी बात होती है. हर वक्त हम पहुंच जाते हैं इतिहास पे कि राम के जमाने में क्या था, कृष्ण के जमाने में क्या था, ब्रिटिश के जमाने में क्या था, मुगल के जमाने में क्या था. हम तो कहते हैं जो था वो था, वो हम नहीं बदल सकते. उससे कुछ सीखना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो हथियार हैं अभी वैसे हथियार नहीं थे. इतिहास से बेसिक वैल्यू सीखनी है. इतिहास से कैरेक्टर, ट्रूथ, ट्रस्ट, लव, जस्टिस, ये सब फंडामेंटल चीजें सीखनी है, क्योंकि आज के जो हथियार हैं वो बहुत अलग हैं. सो आज के हथियार के लिए हमें फोकस करना है
नई टेक्नोलॉजी पे। कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, प्लमर, कुंभार, एक एक काम आप लीजिए, नई टेक्नोलॉजी से सब काम बदलते हैं। एजुकेशन बदल रहा है, हेल्थ सर्विसेज बदल रही है, कम्युनिकेशन बदल गया, व्यापार बदल रहा है, कॉमर्स बदल गया, फाइनेंशियल सिस्टम बदल रही है, बैंकिंग बदल रही है। एक एक चीज हाइपर कनेक्टिविटी से बदल रही है पूरे दुनिया में। ऐसा वक्त आएगा अभी अगले 5-10 साल में कि नोबडी विल ओन ए कार, क्योंकि ऑल कार्स विल बी ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन। यू विल नॉट नीड अ ड्राइवर्स लाइसेंस, you won't have to drive a car, you won't need parking space, you won't need garage, and you will not need petrol. You will not need insurance. कार एक्सीडेंट में 1 मिलियन लोग हर साल मरते हैं। जब सेल्फ ड्रिवन कार आएगी तो डेथ रेट विल गो डाउन सब्सटेंशियली, इंश्योरेंस विल गो डाउन। सो जितने जितने आज के धंधे हैं, जॉब्स हैं, आर गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। उस वक्त में क्या अपॉर्चुनिटी होगी ओबीसी की, और व्हाट डज ओबीसी वुड मीन इन ए हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। से अब तक तो दुनिया क्या थी कि नॉलेज वाज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इन इंडिया ब्राह्मण्स, they have no control over it anymore. You can go to any university, any school on internet. You can get education from MIT sitting in India, and you don't have to even pay tuition fee if you don't want certificate. Indian education system as it is pretty bad, leaving aside top 5%. आप देखिए कोई कॉलेज यूपी, बिहार और सब अदर प्लेसेस ग्रेजुएट आता है, उसका क्या ज्ञान है? बहुत कम। इसीलिए हमें हाइपर कनेक्टिविटी इंटरनेट का उपयोग करना है टू डेमोक्रेटाइज नॉलेज इन द ओबीसी कम्युनिटी, टू अपग्रेड स्किल्स in the OBC community. To begin with, we have to focus on creating good self that is respectful, self that is disciplined, moral, ethical, creative, analytical, self that is open, transparent, collaborative, cooperative, believes in co-creation. And we have to completely transform our mind and think of the future and not worry about the past. I know it is difficult. I know we all demand that we have a right, and I agree with all of that. We do have a right. We should get some preferences, but at the same time, we also has obligations, responsibilities. We can't get hung up on fighting for our rights and not worry about obligations to our families, our children, our grandchildren, to educate them, to expose them to new future. And that is the Naya Daur I'm talking about. I want all OBC children to be highly educated. For that, we may have some disadvantage, but we have to overcome those. If I can do it, everybody can do it. I know our children are smarter. This generation is much smarter than what I was 70 years ago. But we have to give them confidence.
We as parents have to give them direction and not talk to them always about the past and the position we are in. We got to talk about the position we would be in. And again, that's not simple. I get a lot of Vishwakarmas talking to me, complaining all the time about the fact that Vishwakarmas have been left behind. And I say, look, complaining is not going to get us anywhere. We got to take charge of our own destiny with the tools we have today. And these tools are all rooted in education, education, education. Education in science and technology, education in new skills, education in psychology, philosophy, economy, mathematics, whatever, physics. Future belongs to people who master the knowledge. Even at this age, I'm 80, 81. I spend every day 6 hours reading, learning new things. Education is a lifelong business. You can never stop learning. Every day I learn new things. Every day, because I read 5, 6 hours a day. And if we teach our children to read a lot, which we don't, because we create an environment at home where we complain about the past and not get our children excited about the future. There are so many interesting things going on today. The new technology of ChatGPT that I have been sort of learning about for last month and a half is absolutely fascinating. Where you really don't need to go to college. All answers are available if you're curious. So we need to develop curiosity in the minds of our people, our children. We are all good at doing things with our hands. And that's in our genes. How do we capitalize on this and not feel like we are left out? I believe this is a great time for OBC to stand up and really create a new path for our children. While we are still fighting with the establishment on our rights and all of the other stuff. But I don't want us to be hung up on it. You have some great leaders. I know Udit Raj personally. I've been with him. Great speaker, great motivator. I got to know about Om Sudha in the last couple of months. Somebody sent me his one video and I saw it and I was very impressed with his skill and his ability to speak openly, honestly, forcefully. And I started communicating with him, mainly because I felt he's the kind of young person that we need in every city, in every district, in every major area, to really tell our people that we must design new future for ourselves and not really worry about the past. While some people will continue to fight with the past, we will support them, but we can't overlook the potential that future offers us because of hyperconnectivity. I've recently written a book called Redesign the World. And this book is about the fact that the world was last designed at the time I was born 80 years ago, which gave birth to UN, World Bank, IMF, NATO, WTO, WHO, and all that. That design worked to some extent in a bipolar world. Then Soviet Union fell apart. China could rise to a level no one ever thought. World got decolonized. Technology got democratized. Inequality increased.
9/11 was a response to a unipolar world, and then came COVID-19. That's the time I wrote this book. And I believe the world is going through a very difficult time today. You see war in Ukraine, you see inflation everywhere, you see Europe in difficult time, UK is basically paralyzed. India is growing mainly because of the population. We have a lot of young people. They need to be clothed, educated, so the growth is built along with the young population. Everywhere else, things are going down. So I see India as a great hope and opportunity. But for that, India has to focus on democracy. India has to focus on development of the people at the bottom of the economic pyramid. We have to think from bottom up and not from top down. We can't have few billionaires hoping that the development will be percolated down. Doesn't happen that fast. So with this, I want to once again thank Dr. Udit Raj and Dr. Om Sudha for the opportunity. I was asked to speak for about 35-40 minutes. So thank you again, and I'll be happy to interact if you wish. And I wish you all the best. I am with you. I appreciate all your effort and wish you all the best. Thank you. बोलिए ओम सुधा. हेलो. चलिए मेरा ठीक है सर, एक सेकंड सर, बताइए. ठीक है, कितना है सर? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अमेरिका से जुड़े और हम लोगों को संबोधित किया. अभी सर हाँ, करीब 1 घंटा आपने अपनी बात रखी सर. और अभी सर यहाँ तकरीबन 150 जो है ओबीसी संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं. और कल से ये सर दूसरा दिन है सेशन का हमारा, आज आखिरी दिन है. और एक सर हम लोगों के तरफ से ये बात है सर, ये पूरे सभा में जब 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों की एक मांग यह उठती है कि जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जहां आपका सुना भी जाएगा, संगठन के अंदर लोगों की भागीदारी बढ़े. ये लोग चाहते हैं, ये पूरे देश से जो लोग आए हैं उनकी सर डिमांड है. और सर तीसरी बात यह है सर कि हम लोग इसलिए भी आपके लिए थैंकफुल हैं कि आज अभी इस मीटिंग में 200-250 लोग बैठे हुए हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने आपको लाइव सुना है. और इसका वीडियो जब आगे जाएगा तो करोड़ों लोग जुड़ेंगे. आपके जीवन की जो पूरी प्रेरणा है सर, पूरे जीवन सीढ़ी दर सीढ़ी जिस तरह आप यहाँ तक आज पहुंचे, हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी को देखकर पूरे देश के जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, ट्राइब समाज के लोग हैं, आपने उन सबके आंखों में सर एक बार फिर से सपना भरने का काम किया है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. And they are all smart. Our children are very smart. We have to give them opportunity. पूरे परिसंघ परिवार की तरफ से और इस राउंड टेबल में जो 250-300 लोग बैठे हुए, उन सबकी तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम सर. Thank you.